healthcare for everybody, food, basic income, shelter, and education for everybody on this planet. What we've done to our societies, to our planet, greed that we call happiness, this horrifying injustice that we call business as usual. Is anybody listening? Healthcare for everybody, food, basic income, shelter, and education for everybody on this planet. What we've done to our societies, to our planet, greed that we call happiness, this horrifying injustice that we call business as usual. Is anybody listening? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और जैसा कि आज सुबह से हम बता रहे हैं कि आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे मीडिया विजिल पर और आप देख रहे होंगे अरुंधति रॉय। हम सब उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारी बहुत पुरानी दोस्त और मुंबई से हैं साथ में रुक्मणी सेन, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और हमें बड़ी खुशी है कि मीडिया विजिल के इस प्रोग्राम में वो आज शामिल हुई हैं। अरुंधति जी, अरुंधति रॉय के बारे में कुछ बताना, मतलब मुहावरे तो हिंदी में ऐसे हैं कि बड़े वो शायद अरुंधति जी को पसंद ना आए कि सूरज को दिया दिखाओ वगैरह वगैरह, वो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि हमारे जमाने में अरुंधति शायद अकेली ऐसी लेखक हैं, ऐसी लेखिका है, जो भी आप समझिए अंग्रेजी में राइटर से काम चल जाता है, लेकिन अरुंधति अकेली ऐसी लिखने वाली है जिनको बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद बहुत लोग बहुत नफरत भी करते हैं। और यहीं पर मुझे याद आता है प्रेमचंद का वो बयान जो उन्होंने हम जैसे पत्रकारों के लिए लिखा था और हम कभी नहीं भुला पाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में शासितों और शासकों के बीच एक युद्ध चल रहा है और हम जो पत्रकार हैं वो दरअसल शासितों के वकील हैं। ये प्रेमचंद ने बतौर पत्रकार लिखा था, आप सब जानते हैं। वो बहुत पत्रकार थे, बहुत सी पत्रिकाएं उन्होंने निकाली। उस समय जागरण में उनके जो संपादकीय होते थे, इस जागरण से प्लीज उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या जागरण था और आज क्या जागरण है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो जागरण था, वो जागरण इस देश के नव जागरण से जुड़ा हुआ था, एक रिनेसा की कोशिश थी। और उसमें प्रेमचंद ने बहुत साफ कहा था कि हम जो कलमकार हैं, जाहिर है वो पत्रकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, लेखक भी थे, तो उन्होंने एक लकीर खींची थी कि अगर हमारे हाथ में कलम है तो उसका एक ही मकसद है कि हम शासितों के यानी उत्पीड़ितों के वकील हैं। हमको उनकी तरफ खड़े होके उनका मुकदमा जीतना है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। और जो न्याय शब्द है, ये शायद सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी लेखक के साथ जुड़ा हुआ है तो वो अरुंधति जी है। और यही वजह है कि उनसे नफरत करने वालों की भी कमी नहीं है, क्योंकि इस देश में जो हालात हैं उनको बनाए रखने के लिए पूरा तंत्र काम करता है। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसा इन्वॉल्व है, पावर इन्वॉल्व है। और इस हमारे प्यारे से ग्रह को, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, बहुत लोग धरती माता भी कहते हैं, उस माता के आंचल को छलनी करना, उसको लूटना और उनके बच्चों को तकलीफ देना ताकि उनके खजाने भर सके, उसका एक वैश्विक एक प्रयास चल रहा है। और अरुंधति रॉय लगातार इस पर लिखती रही है। लेकिन उपन्यास तो सिर्फ 2 ही है। 1997 में पहला उपन्यास आया, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और उन्हें मेंस बुकर मिला। लोग चौंक गए, ये कौन? हम तो मैसी साहब वाली अरुंधति जी को जानते थे। क्या शानदार फिल्म आई थी। और मुझे तो पर्सनली याद है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, एक बरगद सीरियल बनना था और अरुंधति जी आई थी। हम लोग तो बस उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, तब वो एक्ट्रेस के रूप में ही उनको हम लोग जानते थे। और वो वहाँ का विजयनगरम हॉल, बहुत ही खूबसूरत, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक हॉल है साइंस फैकल्टी में, वहां पे सेट लगे हुए थे। और अरुंधति जी को हम लोग छुप छुप के इधर उधर से देखने की कोशिश करते थे भीड़ में। और वहीं पर थे उस समय रणबीर यादव, जब उन्हें नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड, शायद नेशनल अवार्ड उनको मिला था। तो ये उन दिनों की बात है। लेकिन उसके बाद अचानक एक नए अवतार में एक ऐसी लेखिका जो पहले उपन्यास से छा गई और उसके बाद लेकिन उपन्यास भूलकर वो कभी नर्मदा घाटी, तो कभी बस्तर के जंगल, कभी जल जंगल जमीन की लूट, ये उनके कलम से झरता रहा। और 20 साल बाद अभी एक उपन्यास आया है उनका, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जिसे हिंदी में मंगलेश डबराल, जो हमारे बड़े ही वरिष्ठ
कवि हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर अनुवाद किया है अपार खुशियों का घराना नाम से, और हिंदी में भी धीरे धीरे उसकी खुशबू फैल रही है। अंग्रेजी के इस उपन्यास की तो पूरी दुनिया में धूम है, ग्लोब के लगभग हर हिस्से में। पर हम तो जाहिर है पत्रकार हैं, तो अरुंधति जी की तारीफ तो हम कर नहीं पाएंगे, हम तो थोड़े तीखे सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल अरुंधति जी यही है आपसे कि आप 20-20 साल लग जाते हैं, बहुत लेजी हैं आप, बहुत आलसी हम कहेंगे आपको। 20 साल आपने उपन्यास लिखने में लगाए, दूसरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि फैक्ट लिखना ज्यादा जरूरी हो गया है, फिक्शन से काम चलेगा नहीं? क्योंकि आपने जो लिखा अपार खुशियों का घराना या मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, उसमें भी दिल्ली के तंग गलियों से निकलकर आप कहां कहां चली गई, कश्मीर भी चली गई आप, बस्तर के जंगलों में भी चली गई, देश में जितनी समस्याएं हमको सब उस जगह, हमें बार बार लगता रहा कि हम उपन्यास पढ़ रहे हैं या इस महादेश की पीड़ा का एक आख्यान पढ़ रहे हैं। तो आप हैं क्या, सही से आज आप बता दीजिए, आप एक लेखक हैं या आप एक्टिविस्ट हैं? आप इतनी आलसी क्यों हैं? आलसी होना अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि, और क्यों लगता है कि जो लेख लिखते हैं, जो नॉन फिक्शन लिखते हैं, वो लेखक नहीं है? जैसे नॉन फिक्शन के जो एसेज है, उसमें एक नॉवेलिस्ट का स्किल्स होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट का स्किल्स, एक एकेडमिक और एक आर्किटेक्ट का भी स्किल्स। और आप आर्किटेक्ट भी हैं, आपने पढ़ाई की आर्किटेक्चर की। सबसे पहले वो जी। तो ऐसा हुआ कि जब मैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मैंने लिखा, तब बुकर प्राइज के बाद इतना मुझे ये महसूस हुआ कि बड़ा जल्दी दुनिया, ये कॉर्पोरेट दुनिया, ये पैसा का दुनिया आपको कमोडिफाई करने चाहते हैं, यू नो, दे वांट टू, और मुझे एक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे कि अच्छा अब तुमको बुकर प्राइज मिला, गॉड ऑफ सन ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिख लो, या आंटी ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखो, एक किस्म का एक मोल्ड में बार बार, व्हिच इन अ वे मैं हमेशा कहती हूँ कि फेम इज अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। मतलब आपको वो लोग चाहते कि आप वही काम दोबारा करते रहो, एक नॉवल राइटिंग मशीन बनो, लेकिन and slaves cheer for slavery. Yeah, slaves cheer for slavery. So the I mean the Booker Prize happened in 1997, और हम सब जानते हैं कि 1998 में वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, और उस समय इस देश का जो एक्सेप्टेबल पब्लिक भाषा है, मेरे ख्याल में वो बदल गया। जो बोलते थे लोग, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं था, ये नेशनलिज्म, ये काइंड ऑफ वल्गर वायलेंट नेशनलिज्म, और वो अचानक एक्सेप्टेबल हो गया। और उस समय मैं हर मैगजीन के कवर में थी, और लोग किताब के बारे में इतना नहीं, लेकिन प्राइज के बारे में बहुत, मतलब नेशनल प्राइड था, अच्छा भी था, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि मुझे यूज कर रहे हैं अब ये नया इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जैसे। तो मैंने आई रोट माय फर्स्ट पॉलिटिकल एसे, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का अंत जी। और उससे जो लोग स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग थे, जो बहुत इम्प्रेस हुआ था बुकर प्राइज से, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से, वो चौंक गए कि ये इसको हमने मतलब अपने एम्ब्रेस में क्यों लिया। और वहाँ से एक 20 साल का एक जर्नी था इस देश, इस हालत, इस समय को समझने के लिए। और ये, लेकिन मैं आपसे ये कहने वाली थी कि आप जो ये फिक्शन और फैक्ट को दोनों ऑपोजिट बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिक्शन इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ इमेजिनिंग अ रियलिटी। तो मेरे लिए जो नॉन फिक्शन थे, वो हमेशा, जब जैसे आपने बोला ना कि ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, एक बुलिंग टाइप ऑफ मीडिया बन गया, जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साइड में है, और नर्मदा को लो या बस्तर को लो या कुछ भी लो, एक कंसेंसस बन के एक वायलेंस जब शुरू हो रहा था, तब मैंने एक ऐसे लिखा वो स्पेस को ओपन करने के लिए जी। और
और इसीलिए लोग कहते कि अरुंधति रॉय शी इज वेरी कंट्रोवर्शियल एंड आई से नो, इट्स नॉट दैट आई स्टार्टेड द कंट्रोवर्सी। मैंने ये नर्मदा घाटी का या बस्तर का या कश्मीर का कंट्रोवर्सी मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन आई टेक अ पोजिशन ऑन इट, यू नो। ऐसा नहीं कि मैं ऑन द वन हैंड दिस ऑन द वन हैंड दैट नहीं बोलती हूँ, तो उसको स्टडी करके लिखते। लेकिन all the work for 20 years is the work of a writer. बिल्कुल बिल्कुल। और शायद मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा कि आप साफ कर सकें कि 2 नॉवेल लिखना वो कोई इतनी खराब बात नहीं है, अगर लगातार आपकी कलम न्याय के पक्ष में चल रही है। मेरा ख्याल है रुक्मिणी जी आप कुछ पूछना चाह रही थी, वो अब आप शुरू करें। मैं एकदम सीधे एक पॉलिटिकल सवाल से ही बात शुरू करूंगी, क्योंकि आप आजकल इन विषयों पे लिख रही हैं। आपने बहुत सुंदर लिखा है, जब पूरे देश में पूरी तरीके से एक तबलीग के ऊपर एक बहुत ही एक तरीके का नरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, उस वक्त आप आई और आपने काफ़ी स्ट्रांगली एक अपना वक्तव्य रखा, और आपका एक क्रिटिक आया उसके अगेंस्ट में कि एक तरफ जब ट्रम्प आते हैं तो हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है देश में, हेल्थ मिनिस्ट्री भी कहती है कि सब कुछ ठीक है, पर जब दूसरी तरफ जब तबलीग का मामला आता है तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी मुस्लिम नैरेटिव बिल्ड करते हैं। क्योंकि ये इस पे एक बहुत लंबी चर्चा हो रही है मीडिया में, इस पे मतलब जिहाद भी का शब्द भी यूज़ किया गया है और इस तरह के कई सारे बहुत पावरफुल शब्द यूज़ किए गए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहाँ गलती हो गई हम लोगों से कि हम लोग ऐसी कहानियाँ गढ़ रहे हैं जो ऑलमोस्ट फिक्शन की कहानियाँ हैं, और पूरी जनता लगता है, एटलीस्ट जो हम लोग आमने सामने देखते हैं, लगता है कि ऐसे सब लोग ने मान लिया। कहाँ हम लोगों से गलती हो गई? गलती तो ये है कि हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज फैशिज्म। नो, एक ओपिनियन है कि फैशिज्म हमारा सिर्फ स्टेट में है, मतलब हमारे जो आजकल का स्टेट है वो एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी तो 1925 से लेके आ रहे हैं। लेकिन फैशिज्म जब स्टेट में सक्सेस होता है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इसका मतलब है कि वो लोगों के बीच में वो जो टेंडेंसीज है उसको जागृत कर रहे हैं, उसका कैटलिस्ट बन रहे हैं। और कोविड-19 एक एक्सरे जैसे आया, मतलब एक वायरस भी है लेकिन वो एक एक्सरे भी है, और वो एक्सरे में पूरा सोसाइटी का जो कोमॉर्बिडिटीज, बीमारियां, उसको पूरा लाइट में आके दिखाया। तो जैसे ट्रम्प आया था, नमस्ते ट्रम्प, फरवरी 24 में, तब से मतलब जनवरी 30 में सबसे पहला केस था कोविड का यहाँ पे, और वो सीधा आया अमेरिका में जहाँ पे वो फैल रहा था कोविड। इतना बड़ा नमस्ते ट्रम्प का स्टेडियम बना, इतने लोग, भीड़ इकट्ठा हुआ, और जैसे हम जानते हैं गुजरात में बहुत फैला कोविड, और लेकिन वहाँ पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पे कोरोना जिहाद और ह्यूमन बॉम्ब्स ये सब कहने लगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब CAA, NRC के प्रोटेस्ट और वो CAA का पासिंग, ये जो पूरा लिंचिंग, गौरक्षा, सारा जो ट्रेजेक्टरी था स्टेट का, उसको बढ़ावा दिया ये कोरोना ने। और इतना मतलब शायद ही कोई देश में है इतने सारे 24 आवर टीवी चैनल्स जिसमें आप न सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और वो 24 आवर्स अ डे चलाते रहो, तो एक तरह से एक क्लाइमेट बन जाता है। जैसे कि 1920s और 30s में जब नाज़ीज़ आए थे जर्मनी में, उन लोगों ने जूस पे टाइफस स्प्रेड करने का इल्ज़ाम लगाया था, दे आर द कैरियर्स ऑफ डिजीज। ये सब एक तरह
stigmatization है, you know. So this is a very very dangerous thing that happened and is still happening, of course. इंटरेस्टिंगली आपने जब बस्तर पे लिखा था, आपका जो बस्तर का जो चैप्टर था, जो आर्टिकल था, उसमें भी आपने लिखा था कैसे स्टेट जो है या आम भाषा में भी हम उनको जो बस्तर में रहते हैं, जो ट्राइबल्स खास करके जो रहते हैं, उनको हम कीड़ा मकोड़ा इस तरह से हम हमारी जो भाषा है उनके लिए वो कंप्लीटली डिह्यूमनाइज करके एकदम जिसको हमारे कल्चर में सबसे छोटा समझा जाता है, एक कीड़ा मकोड़ा जिसे कहते हैं, उस तरह से हम वो भाषा यूज करते हैं। ये भाषा में चेंज आपने कब से देखना शुरू किया? ये हमारा जो पॉलिटिकल भाषा बदल गया है, ये पूरा भाषा के ऊपर मैंने एक लेख लिखी है, इसको लिसनिंग टू ग्रासहॉपर्स, जिसमें लोग जैसे स्कॉलर्स लाइक रॉबर्ट लिफ्टन, जे लिफ्टन, जिन्होंने पूरा जेनोसाइड के बारे में स्टडी किया है, वो हमेशा लिखते हैं कि सबसे पहले द फर्स्ट साइंस आर कि आप एक भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं जिसमें जिस कम्युनिटी को आप के ऊपर आप हमला करने जा रहे हैं उनको पहले डीह्यूमनाइज करो। तो उस टाइम में वो माओवादियों को कहते थे ना, द जंगल इज इन्फेस्टेड, लाइक यू यूज पेस्ट्स एंड इन्फेस्टेशन। यहाँ पे जैसे तबलीगी जमात के साथ या उससे भी पहले द मुस्लिम कम्युनिटी, एज वी नो वी आर अ सोसाइटी जो हमेशा जो एक सोसाइटी है जो कास्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो तो ट्रेडिशनली एक दलित कम्युनिटी को डीह्यूमनाइज किया है, मतलब सदियों के लिए। तो हमारे लिए लोगों को डीह्यूमनाइज करना कोई नई बात नहीं है। और फिर जैसे अमित शाह ने बोला कि दे आर लाइक टर्माइट्स, बांग्लादेशी infiltrators. So there is a constant process of dehumanizing certain sections, और जब आप इनको dehumanize करेंगे तब इनके ऊपर जब हमला होगा तब वो emotional empathy is dead, क्योंकि आपने इनको इतना अलग बना दिया from the human race. जी अरुंधति जी, यहाँ पर मैं थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहूंगा कि आखिर ये हुआ कैसे। हमारी जो पूरी फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी है उसमें आप देखें तो दुनिया में जितनी भी बेहतरीन बातें हो सकती हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो भी हमारे जिनको हम कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, उससे लेकर जितने भी मतलब भारत देश में ऐसी किताब जिसे हम संविधान कहते हैं शायद पहली बार लिखी गई जिसने आदमी को आदमी से बराबर माना। मतलब हमारा समाज शायद तैयार नहीं रहा होगा उसके लिए, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट के कुछ ये वैल्यूज थे, वो सपने थे, वो सब आए और कहीं ना कहीं समाज में वो एक सिंपैथी कह लीजिए या एक समाज में बराबरी या बदलाव को लेकर। हम लोग छोटे थे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये पढ़ते हुए रटते हुए बड़े हुए थे और ये कहा जाता था लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। और हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे मूवमेंट भी एक जमाने में हुए थे जो फ्रीडम मूवमेंट के पहले अगर आप देखें या साथ में देखें, जो कास्ट को, जो इवन मूर्ति पूजा को या तमाम इस तरह की जो आप रिनेसा की अगर बंगाल के नवजागरण की बात करें तो खास तौर पर ऐसा क्या हुआ कि हमारा समाज या मध्य वर्ग खास तौर पर वो इतना मतलब हिंदी में वो थोड़ा संस्कृत शब्द है निष्प्रह, यानी हमको कोई मतलब ही नहीं है, बस हमारा हित होना चाहिए। ये जो खास तौर का मिडिल क्लास बना और जाहिर है उसमें एक अगर हम कहें तो हिंदू सवर्ण डोमिनेशन बहुत साफ है। ये गड़बड़ी हुई कहाँ? क्योंकि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के तो वैल्यूज या संकल्प ऐसे नहीं थे। नहीं, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल एक तरह से था, लेकिन हमें साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि 1925 में आरएसएस पैदा हुआ था और उन्होंने तब से आज तक बहुत काम किया है, बहुत काम किया जो और कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन ने नहीं किया है, जमीन पे किया है वो काम। ये जो आइडियोलॉजी फैलाने का,
और ऊपर से जैसे आपने बोला है कि एक हिंदू सवर्ण आइडियोलॉजी जिसमें आप अंबेडकर गांधी के जो डिबेट्स है पढ़ेंगे और जैसे कि लोगों को डिसएम्पावर किया है, और फिर 1990 में जो इंटरनेशनली क्या हुआ था, मतलब अगर अभी का दौर देखा जाए तो 1945 से लेके 1989-90 तक ये कोल्ड वॉर का ईरा था जिसमें रशिया और यूएसएसआर और यूएस, you know, so there was the communist who were the villain of the capitalist. फिर 1990 में जब अफगानिस्तान में सोवियत हार गए और 89 में बर्लिन वॉल गिरा और पूरा जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, तब इंडिया जो नॉन अलाइंड था वो पूरा इन अ वे अमेरिका के साथ और वो बाजारी जो नियोलिबरलिज्म के साथ अलाइंड हुआ। तो उस दौर में मैं जैसे सोचती हूँ कि 2 ताला खोले गए थे, एक तो बाबरी मस्जिद का और एक बाजार का, और 2 किस्म के फंडामेंटलिज्म या टोटलिटेरियनिज्म थिंकिंग आए थे। वन वाज इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, neoliberal fundamentalism, and the other was Hindu fundamentalism. और दोनों ने अपना एक तरह से अपना ही एनिमीज मैन्युफैक्चर किया था। एक तो एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशनल, ये सारे जो डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे या माओवादी लड़ रहे थे, वो एक किस्म का इकोनॉमिक टोटलिटेरियनिज्म का एनिमी था, और बाकी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वाज द सपोज्ड एनिमी ऑफ द हिंदू राइट। और दोनों ने मौका दिया इस स्टेट को मिलिटराइज करने के लिए, है ना। तो ऐसा अभी सिचुएशन हमने क्रिएट किया है जिसमें जो डिस्पैरिटी है वो इतना ज़्यादा है, जो लोगों को अपने ज़मीन से निकाल के मेकिंग देम इनटू अ फ्लोटिंग पॉपुलेशन longing for some kind of roots or some kind of pride. और ऐसा प्रोसेस है, और जो पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट है इतना तैयारी किया है इस सिचुएशन को लाने में, मतलब पूरा खेत को खोद के बीज लगाया है और पानी डाला है, और जब खेत फूट गया तो बीजेपी आके फसल काट रही है। बिल्कुल, और शायद यहीं पर वो बात पूछ लेनी चाहिए जो आपने अभी जिक्र किया कि बड़े पैमाने पर, खास तौर पर हम जब गांधी और अंबेडकर और ये आप बात कर रहे हैं, तो आज अंबेडकर की मूर्तियां हमें ज्यादा दिखती हैं और उनके नाम पर अब उनका कोई विरोध करने की हैसियत भी नहीं है। आरएसएस भी अपने प्रोग्राम में उनके फोटोज लगाता है, और लेकिन जो अंबेडकर का जो पूरा नारा था, जो सच में सपना था, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लेकर आपने तो किताब ही पूरी उसमें डॉक्टर एंड सेंट उसका पूरा प्रीफेस लिखा ही है। तो अंबेडकर की मूर्तियां बहुत बड़ी हो गई, अंबेडकर एक बहुत बड़े आइकन हो गए जो शायद अपने समय में नहीं थे, लेकिन अंबेडकर के विचार का थोड़ा भी लेकर चलने के लिए लोग तैयार नहीं है। जो उनकी पूजा सबसे ज्यादा करते हैं वो भी, यानी कास्ट को तोड़ने का जो एक संकल्प था, जिसे खत्म करना था, वो अब एक डेमोक्रेसी में एक ताकत बन गई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर। नहीं, वो तो एक दैट्स जस्ट स्ट्रेटेजिक, यू नो, लाइक अभी तो सब इनको हिंदुत्ववादियों को ये पता लग गया कि ये एक अच्छा सा टैक्टिक है, तो सारे लोग इधर के उधर के सब लोग अभी अंबेडकर का तस्वीर या स्टैचू निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्चुअली मानते हैं, बाकी लोग इसको एक शील्ड के जैसे लेके फिर अपना एजेंडा आगे करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग ने न्योलिबरलिज्म को जो इतने अच्छे से अपना लिया, इसका एक कारण ये भी है कि हम लोग बेसिकली ब्राह्मणवादी हैं और सामंतवादी हैं, और हमारा फ्यूडलिज्म गया ही नहीं था, इसलिए कहीं पे न्योलिबरलिज्म आना बहुत हमारे लिए बहुत ही इजी था।
लेकिन यहीं पे मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ। पूरी दुनिया में हमने देखा है, रुक्मिणी जो कह रही हैं कि हमारा जो कैपिटलिज्म है उसने फ्यूडलिज्म को तोड़ा है एक बड़े लेवल पर और उसको ध्वस्त करके वो आया। पर हम अपने यहाँ जो आप कह रही हैं, अभी रुक्मिणी ने कहा, हम दोनों ही उल्टा देख रहे हैं। हाँ। उल्टा देख रहे हैं और बहुत अच्छा कोलैबोरेशन कैपिटलिज्म, बल्कि क्रोनी कैपिटलिज्म और उसमें एक वैल्यूलेस जो पूरी जो आवारा पूंजी जो हम इसको कहते हैं वो एकदम जुड़ गई है और उसी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को और मजबूत कर रही है। बिल्कुल, यही तो मैंने डॉक्टर एंड द सेंट में लिखा है, मतलब नाम लेके और सारी स्टडीज जिसमें how many Brahmins are there in how many Brahmins are editors, how many Brahmins are judges, or Brahmins, Baniyas, upper caste people, corporations, who owns the corporation. So इसमें कास्ट और कैपिटलिज्म मिलके एक मॉडर्न एलॉय बना है हमारे देश में, और वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो लेकिन इसमें आप फैशिज्म भी ऐड कर सकते हैं कि फैशिज्म जैसे नाज़ीज़ क्या मानते थे, वो मानते थे कि देयर इज अ सुपरमैन, the Aryan is a Superman, superior to other human beings. और कास्ट में क्या है, भूदेव क्या है, ब्राह्मण क्या है, वही है ना कि आप मतलब ये जो सोच है कि कोई ऐसा इंसान है जो बाकियों से अलग है, ज्यादा पुण्य है उसमें, वो मतलब वो फैशिज्म का कजन है। अगर हम ऐसे वर्टिकली सोचने लगे तो वहां से फैशिज्म के कमरे में जाना इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक बड़ा अच्छा मुहावरा दे दिया कि ब्राह्मणिज्म, फैशिज्म, मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई हमने सुना था। अगर हम ये कहें कजन्स हैं तो हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं। और वैसे मेरा ख्याल है कि ये जो लॉकडाउन है उसको भी हम लोग थोड़ा यही एनालाइज करें। रुक्मिणी, आप कुछ इस पे कहना चाह रही थी शायद? नहीं, मैं लॉकडाउन से पहले इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये जो पूरा जॉर्ज फ्लॉयड का मामला हुआ और उसके बाद हम लोगों ने मतलब वहाँ पे अश्वेत लोगों को लेकर के एक राजनीति हुई और उसको लोग बाहर निकले, सड़क पे निकले, प्रोटेस्ट हुए। हमारे यहाँ लोगों की लिंचिंग होती रहती है एक के बाद एक, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, बहुत सारी जगह पे लिंचिंग की भी जरूरत नहीं है, लोग खुद ही को मार देते हैं। इतना ऑपरेशन होता है, इतना दबाव होता है, इतना दर्द होता है और इतना रियलाइजेशन होता है कि आगे हम जा नहीं सकते हैं कि हम सुसाइड के केसेस भी देखते रहते हैं। हम लोग कब सड़क पर उतरेंगे उस तरीके से, क्योंकि हमारे मजदूर तो निकल जाते हैं जब उनको घर पहुंचना होता है, पर हम लोग कब निकलेंगे और वो कौन निकलेगा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे। आपका क्या असेसमेंट है इसको लेकर के? एक्चुअली ये अच्छा सवाल है, क्योंकि सीए और एनआरसी के टाइम में बहुत से लोग निकले थे और बहुत यंग लोग निकले थे। सब नहीं निकले लेकिन काफ़ी निकले। एक मोमेंट था जब there was poetry, there was music, औरतें निकले थे और वो सब ये लॉकडाउन से ख़त्म हो गया। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड का सवाल आप देखेंगे तो ये पूरा अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट, उसका क्या सक्सेसेस थे, क्या फेलियर थे, कितना लिखा गया उनके बारे में, मतलब कितना पोएट्री, कितना लिटरेचर, कितना मतलब एक्सेलेंस फ्रॉम द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो कल्चरली अपने लिए एक जगह बनाया है। और अब इस मूवमेंट में जो बहुत ही अहम बात ये है कि सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन नहीं निकल रहे हैं, white young people also questioning the status quo, also questioning capitalism, also wanting a world that is not racist, है ना? तो वो खुद शर्मिंदा है ये रेसिज्म से, लेकिन यहाँ पे वो टाइम तो अभी दूर है। हम अभी भी वो मूर्तियाँ लगा रहे हैं
जो रेसिस्ट थे, जो कास्टिस्ट है, हम अभी भी वही झूठ फैला रहे हैं। हम अभी भी जो सच है वो हम अपने आंख से देखना नहीं चाहते, अपना कलम से लिखना नहीं चाहते हैं। कोई लिखते हैं तो उनको दबाना चाहते हैं। और जो जैसे बॉलीवुड है, आप बॉलीवुड का गाना ही सुन लो, इतने गाने हैं, गोरे गोरे इसका, गोरे गोरा उसका। कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो फेयर एंड लवली में मॉडल करते हैं। बॉलीवुड देखो तो आपको लगेगा कि हम लोग सब कोई अंग्रेज नेशन है, सब सब फेयर एंड लवली है ना। और बॉलीवुड के लोग खुद जाके ब्लैक लाइव्स मैटर, आई कैंट ब्रीथ सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कास्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, खुद फेयर एंड लवली के लिए मॉडल करेंगे। तो इतना ज्यादा हिपोक्रेसी इस देश में। आपने शायद अभी एक इंटरव्यू में कहा भी है कि जो अमेरिकन नस्लवाद है और भारत में जो कालों को लेकर सोच है वो ज्यादा बदतर है। हालांकि यहीं पर एक थोड़ा सा एक हम ये भी कहें, पर जो सबसे बड़े जो दो हिंदू आइकन हैं राम और कृष्ण, वो दोनों सांवले या काले सो कॉल्ड उन्हें माना गया है। तो ये जो क्या मतलब सिर्फ गोरों के प्रति जो आकर्षण है वो हमारी कॉलोनियल देन है, या हमेशा से ही ऐसा कि हम अंग्रेजों से शासन हम पर हुआ इसलिए ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि शायद पहले से ही हुआ होगा, क्योंकि ये जो एक मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने कॉलोनाइज किया, लेकिन अंग्रेज से पहले भी कितने कॉलोनियलिज्म थे। मतलब द्रविड़ लोगों को दबाया, कॉलोनाइज किया, और एक तरह से हमने हिस्ट्री को मिथोलॉजी बनाया, मिथोलॉजी को हिस्ट्री बनाया। तो ये भी है ना कि द्रविडियन किंग्स को हमने असुर बना दिया हिंदू मिथोलॉजी में। तो बहुत ही पुराना एक परंपरा है इनइक्वालिटी का। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग जितना भी चिल्लाते हैं नेशनलिज्म के बारे में, असली में देयर इज नो फेलो फीलिंग। असली में ऐसा नहीं है कि हम लोग सब एक दूसरे को अपनाते हैं। अगर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट या पुलिस जैसे बोलने लगते, वो उनमें एक इक्वालिटी नहीं है। वो नहीं चाहते कि लोगों को समझाए या मदद करे, हमेशा ऊपर से। बल्कि समाज में अब ऐसे लोग, ऐसे नेता, एक जमाने में जो समानता की बात राजनीति और वोट के अलग जो कहते थे करते थे, अब या ऐसे समाज सुधारक हमारे देश में बहुत से पुराने, अगर हम देखें नानक से लेकर रैदास से लेकर, और बहुत हद तक एक जमाने में आर्य समाज का भी एक पॉजिटिव रोल रहा जब उन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह के खिलाफ यानी भारत में समाज सुधारक का दो महत्वपूर्ण काम था जो वो करते थे। एक कहते थे सब लोग बराबर हैं, और दूसरा वो मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध करते थे। आज की स्थिति है कि आप इस पर बोल नहीं सकते, और बोलते ही आप देश के दुश्मन हो जाएंगे। मेरा आपसे यही पर ये एक सवाल है कि अब दो बातें आपने अभी जो राष्ट्र को लेकर कही, डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि जब तक जातियां रहेंगी भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता है, और रैदास कहते हैं कि जात जात में जात है जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। यानी आप इंसान ही नहीं बन सकते अगर जाति को मानते हैं। यानी ना हम राष्ट्र बन सकते हैं ना हम मनुष्य बन सकते हैं। लेकिन इन पर बात भी करना हमारे समाज में एक ऐसा लगता है कि जैसे हम देश के खिलाफ बोल रहे हैं, संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या हमारी अब तक की जितनी उपलब्धियां हैं उसको पूरी तरीके से उलटने की कोशिश की जा रही है? अभी एक्चुअली आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप अम्बेडकर को पढ़ेंगे, आज वही चीज नहीं कोई बोल पाएंगे। अम्बेडकर को आप कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली ऐसे कुछ बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इतना कम फ्रीडम हो गया यहाँ पे।
और एक्चुअली ये डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं एक तरह से सेंट्रल लेवल पे एटलीस्ट it's almost become a one party system, in which case it cannot be a democracy, क्योंकि पूरा इलेक्शन का मशीनरी सब एक तरह से कब्जा हो गया है। तो अभी एक एक इंस्टीट्यूशन गिर रहे हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं होता ना, डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, संविधान होते हैं, फ्री मीडिया होते हैं, वो सब एक तरह से कोलैप्स कर रहे हैं। तो अभी हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन जो चीजें इंडिपेंडेंस से पहले गांधी, अंबेडकर, नेहरू, मौलाना आजाद सब लिखते थे, बोलते थे, अब हम लोग नहीं कर सकते। अरुंधति जी, लॉकडाउन के बारे में आपके क्या विचार है? मैंने पढ़ा कि आपने बोला कि ये कम्प्लीटली वर्क नहीं किया है हमारे लिए, किसी तरह से भी काम नहीं किया है, पर क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बॉम्बे और अहमदाबाद और इन सब इलाकों में क्या हालत है, आप क्या कम्प्लीटली लॉकडाउन को इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं, कम्प्लीटली खारिज करती हैं, या आपको लगता है कि कुछ और हम लोगों को इसमें करना चाहिए था जो हम लोग ने नहीं किया? नहीं, मैंने ये कहीं भी नहीं कहा है कि नहीं पूरा खराब है। मैंने यही कहा है कि आप 1.38 बिलियन लोगों को 4 घंटा नोटिस देके कैसे कर सकते लॉकडाउन? दैट इज टू मी अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब लोगों के पास कोई खबर नहीं था, वो खाना नहीं था, रहने का जगह नहीं था, पैसे नहीं थे, तो हमने पूरा दुनिया ने देखा कि क्या हुआ था, और फिर उनको जानवर के जैसे मारा गया था, स्प्रे किया गया, लोग चलते चलते अपने घर पहुंचे, वहां पे भी उनको अंदर नहीं जाने दिया, ये सब। तो अगर मैंने ये कहा कि अगर आपका पहला केस जनवरी में हुआ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एपिडेमिक माना, लेकिन इतने महीने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। उसके बाद 4 घंटा और फिर लॉकडाउन के बाद और पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हुआ, लेकिन तब तक इट वाज टू लेट ना। मतलब अभी हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है कि क्या हुआ है इस देश में। मतलब जितने लोग टीबी से मरते हैं नॉर्मली, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, उनको हॉस्पिटल जाने सारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं चल रहे थे। कितने लोगों को कैंसर, कितने लोगों को कितना तकलीफ। मतलब देयर वाज नो वे ऑफ, दिस वाज अ लॉजिस्टिकल क्राइसिस दैट टर्न्ड इनटू अ क्राइम। तो बेसिकली अरुंधति जी ने जो कहा है, क्योंकि मैंने 3-4 जगह पे आजकल पेपर में बहुत कुछ छपता है, जो कहा है वो ये नहीं है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि 4 घंटे की नोटिस में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, और लोगों को घर में नहीं जाने देना भी अपने आप में सही नहीं है। ये एक यहाँ पर मैं लॉकडाउन से जुड़ा हुआ एक आपसे बात कर लेता हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में लोग वापस गए हैं अपने घरों में, जितनी तकलीफों से गए हैं, कई बार जो अगर आप इतिहास की किताबें देखें और उसमें जिस तरह से जब विभाजन हुआ, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ देह तस्वीरें हमें नजर आई। ऐसा नहीं कि उस समय तकलीफ नहीं थी, वो बहुत बड़ी तकलीफ थी, लेकिन उसका जो पूरा क्षेत्रफल था वो शायद इतना बड़ा नहीं था, इतना विशाल नहीं था। और पूरे देश में करोड़ों लोग सड़क पर निकल जाएं और बच्चों को लेकर के अब हम हजार किलोमीटर पैदल चले जाएं, एक तरफ तो ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी जिजीविषा है, कितनी हिम्मत है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक तकलीफ की बात नहीं लगती कि किसी भी देश में अगर ऐसा होता तो शायद सरकारों का बच पाना, शांति बनाए रख पाना बहुत मुश्किल होता। ये क्यों हुआ? मतलब लोग चुपचाप ये सहते हुए कि नहीं हम जा रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। और अगर आप राह चलते बात करें तो ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ या मौजूदा निजाम के खिलाफ कोई बहुत गुस्सा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल है इस देश में, और जब लोगों को गुस्सा नहीं हो रहा है तो हमें क्यों गुस्सा होना चाहिए, है ना?
और डीमोनेटाइजेशन में भी आपने यही देखा, फिर इसमें यही देखा। अब जैसे गांव में लोग पहुंच गए और गांव में गुजारा कैसे होता है? नरेगा से। नरेगा किसने लाया? कांग्रेस ने। नरेगा के खिलाफ कितना बोला बीजेपी, लेकिन अभी नरेगा के सहारा घर घर में थोड़ा सा खाना या थोड़ा सा पैसा पहुंचेगा। तो एक्चुअली एक बहुत ही फैसिनेटिंग मोमेंट है जब एक्चुअली अपना हकीकत इतना असली नहीं है जितना टीवी में बता रहे हैं हकीकत क्या है। है ना? तो और जो आप लोगों को एक ड्रीम या कल्पना या जो कुछ भी जुमला कहो या ड्रीम्स कहो, जो कुछ भी कहो, it seems to be more important than actually doing something. तो ये मुझे पता नहीं लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, शायद हमेशा हमेशा के लिए बर्दाश्त करेंगे कि आप मतलब एक झलक में वो 4 घंटे वाला लॉकडाउन में मुझे ये लगा कि इस देश को जो राज करते हैं वो इस देश को मतलब इलेक्शन लड़ने में बहुत समझ है, लेकिन एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिकली हिस्टोरिकली समझ नहीं है। क्योंकि कौन थे ये लोग? ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने सबको मतलब चिदम्बरम, मनमोहन सिंह ने, बहुत लोग ने बोला ना कि हम चाहते हैं कि सारा जो गांव में है वो शहर में आके बसेंगे, वी वांट टू चेंज द पॉपुलेशन, लिटरली वी वांट टू चेंज द पॉपुलेशन बैलेंस। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स और इतना सारा गरीबी और इतना सारा जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ फार्म्स के वजह से ये लोग सब शहर आ गए और शहर में दिखाई नहीं दे रहे थे वो इतना, मतलब शहर के एजेस में बिना कोई यूनियन का, बिना कोई मिनिमम वेज का, बिना कोई डिग्निटी का काम कर रहे थे, और फिर सब 1 मिनट में जैसे कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, सब निकल के चले गए। एक अदृश्य भारत था। हाँ, और हमारे जो पूरा, जैसे आप 1970s का फिल्में देखो, बॉलीवुड के फिल्म, व्हाटएवर, अमर अकबर एंथनी या कूली या जो कुछ भी, जब अमिताभ बच्चन कोई हमेशा वो ना झुग्गी से निकलते थे, वो कोई यूनियन लीडर बना था, वो गरीबी को एक डिग्निटी था उन दिनों में फिल्म में। लेकिन अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए, नियोलिबरलिज्म आ गए, तो पूरा इमेजिनेशन से गरीब को निकाल दिया, लिटरेचर से, पोएट्री से, सिनेमा से, पॉलिटिक्स से। सिर्फ कोई एनजीओ ब्रोशर में शायद कुछ जिक्र होगा। और ये जो ओबीडियंस है हमारे देशवासियों का, ये जो ओबीडियंस है, शायद वो भी कास्ट के वजह से है, क्योंकि सॉलिडारिटी नहीं है, सब किसी को दबाते और किसी से दब जाते हैं। मतलब एक वर्टिकल सोच। तो ए वेरी ओबीडियंट कंट्री जो बहुत कुछ सहन लेते हैं, तो तब तो ये सब होगा ही। क्यों नहीं? इसमें क्या ये भी सवाल आप पूछ सकते हैं कि ऐसे मौके पर लेफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि खासतौर पर इंडियन लेफ्ट को लेकर कि ऐसी परिस्थिति में वो मोमेंटम या उस तरह से कोई प्रतिरोध, प्रतिवाद नहीं खड़ा कर पाए या नहीं खड़े कर पा रहे हैं, शायद कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन एकदम डिस्क्रेडिट हो चुके, ऐसा लगता है। कम से कम जो एक इमेजिनेशन है देश में, उसके लिहाज से कहें तो क्या हुआ, मतलब इतनी बड़ी विफलता क्यों मिली? एक जगह में लेफ्ट का जो ट्रेडिशन रहा है, और इसीलिए कोविड का समय में जो एक्सरे हुआ, उस एक्सरे में वो थोड़ा अच्छा दिखा, वो केरला था, मेरा स्टेट, क्योंकि वहाँ पे लोग को अपना हक मालूम है, और वहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह का, एजुकेशन और हेल्थ केयर का बहुत पहले से काम हुआ है, तो वो दिखाई दिया। बाकी जगह में मेरे ख्याल में लेफ्ट इसीलिए
इसीलिए हारा है इंडिया में, क्योंकि वो कास्ट को समझ नहीं पाया और कास्ट के अंदर काम नहीं कर पाए, कास्ट को एनाइलेट भी नहीं कर पाए। तो because the first thing about any kind of leftist mobilization is solidarity, और वो solidarity बहुत ही मुश्किल है ऐसा एक समाज में ना। इसका मतलब है, मेरा एक सवाल है पंकज जी, अरुंधति जी से, कि क्या आपको लगता है आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ कास्ट को समझ पाया है? क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि शायद वो लोग बेहतर काम कर रहे हैं और ज्यादा अंदर चले गए हैं कास्ट के मामलों को लेकर के, जितना लेफ्ट के कंपैरिजन में। एक्चुअली आरएसएस का बर्थ कास्ट के वजह से ही हुआ, वो सब मैंने उसमें लिखा है डॉक्टर एंड द सेंट में। क्योंकि जब यू नो द टाइम बिटवीन द 18th एंड between the 19th and 20th century, जब representative democracy ये पूरा imperialism को replace करे थे, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना बहुत ज़रूरी बन गया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उससे पहले दलित बहुत दलित convert कर रहे थे। They were converting to Sikhism, they were converting to Christianity, they were converting to Islam, और फिर ये एक नीड हुआ कि वो पूरा, I think by the 30s or 40s like 44-50 million people, कि उनको हिंदू फोल्ड में रखना चाहिए। तभी ये सब तब से शुरू हुआ, घर वापसी, गौरक्षा, ये सब। और ये पूरा जो आर्य समाज और जो प्रोग्रेसिव अपर कास्ट ग्रुप्स थे, they were all trying to keep Dalits in the Hindu fold. तो ऐसा ही शुरू हुआ ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी वनवासी कल्याण और आदिवासियों के बीच में काम करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका समझ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ये कह के कास्ट इज क्लास कह के आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही डीप एक चीज है इस सोसाइटी में ना। लेकिन क्या ये तो उनके लिए लेकिन आसान नहीं है कि वो एक स्टेटस को ही आवाज देते, कहते नहीं आप तो मतलब आप दलित नहीं है, आप तो राजा हुआ करते थे, अंग्रेजों ने आके आपको या मुगलों ने आके आपको दलित बना दिया, अस्पृश्य बना दिया और किसी एक आइकन को निकाल कर उसको भगवान बना के और कर दिया। तो मतलब वो एक लेफ्ट के लिए ये सब तो करना मुश्किल है, उसे तो सब कुछ उसे नए रैशनल पर्सपेक्टिव में दिखाना होगा। वही तो उनके लिए काम आसान है ना, क्योंकि आप कास्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, आप बस एक जगह बना रहे हैं। और आप जैसे बहुत ही रिलीजियस बना देते हैं लोगों को। आज भी आदिवासी इलाकाओं में उनका सारा पुराना परंपरा छोड़ के अब जी। तो अरुंधति जी, मैं अभी जब ये बात लेफ्ट की हो रही है और ये सारे हो रही है, तो आपने अभी पिछले दिनों बेचारी नॉवेलिस्ट और आप मुझे ये सारे बड़े नहीं चलिए ठीक है, आप बेचारे हम सारे लोग हैं। आपने अभी कहा कि कोरोना ने पूंजीवाद को, उसके इंजन को रोक दिया है और उसे खत्म करना हमारा काम है। तो एक आप मतलब एक सीधे आप एक प्रोग्राम दे रही हैं, या अपने हिसाब से आपको लगता है कि ये प्रोग्राम होना चाहिए? आपको लगता है कि कोरोना वाकई इस कैपिटलिज्म के इंजन को रोक पाएगा या रुक गया है उससे, और हम उसे या लोग उसे तोड़ पाएंगे आसानी से? एक पल के लिए रोका था, अच्छा, है ना, जब हुआ, और उस पल में लोग को बहुत सोचने का मौका मिला कि क्या होगा। अभी मेरे ख्याल में जो अमेरिका में यंगर जनरेशन है, जब एक टाइम था वहां पे आप कैपिटलिज्म का वर्ड यूज नहीं कर सकते थे,
class war or class itself was not something you could talk about. अभी तो बहुत सवाल उठा रहे हैं वहाँ पे, और पूरा जो क्लाइमेट चेंज के डिस्कोर्स है अभी साफ साफ है कि अगर आप कोरोना वायरस से इतना नुकसान पहुंचाया है, कोरोना वायरस मार्केट्स को और दुनिया को, क्लाइमेट चेंज इससे मतलब बहुत ज्यादा उसका जो पूरा नुकसान शुरू हो ही गया, मतलब बहुत सारे जगह में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी को बचा के रहना, और इसके साथ हमारा रिलेशनशिप इस वक्त पूरा साइकोटिक है कि हम नहीं मानते हैं, और नहीं मानते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर पानी नहीं रहेगा, हमारा पूरा समुद्र में प्लास्टिक भरा रहेगा, और कब तक हम इसी स्टाइल में जीते रहेंगे। तो ये सब सवाल उठ रहा है अभी, और कोविड ने एक मौका दिया इसके बारे में रैडिकली सोचने के लिए। लेकिन उल्टा द अदर साइड, उल्टा हमारे ऊपर जो पूरा कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल, जो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है, उसका प्लानिंग तो फुल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनाइजेशन, जैसे मुझे पता नहीं कि मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में 2 आर्टिकल लिखा है। एक में मैंने ये लिखा था कि आप एक तरह से इतने करोड़ों लोगों को, मतलब वे पैदल पैदल घर जा रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं है ना। दूसरी तरफ से आप हमें दिखा रहे टीवी में कि एयरपोर्ट में इतना मतलब प्रोटोकॉल है, ऐसा सैनिटाइजेशन होगा, आप पीपीई किट पहन के, हेलमेट पहन के जाएंगे। तो मैंने कहा ये फ्लाइंग क्लासेस और वॉकिंग क्लासेस को आप ऐसा अलग करना चाहेंगे जब आप वॉकिंग क्लासेस को उनका बॉडी ही आप बायोहैजर्डस समझेंगे, और एक ऐसा फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे सब कुछ मैकेनाइज्ड होगा। यही है क्या आपका प्लान? You know, so you have caste apartheid, and we have a kind of religious apartheid, and now you're going to have class apartheid where one class's body will be considered a biohazard. No, और ये जो अपने आप को बचाने में और लॉकडाउन में दूर रहने और ये फिजिकल डिस्टेंस एक पूरा क्लास सेपरेशन जैसे बन रहा है। जब आप सोचेंगे कि ये दोबारा ना हो जाए, तो लेट मी मैकेनाइज माय फैक्ट्री, लेट मी मैकेनाइज एग्रीकल्चर, लेट मी डिजिटाइज एवरीथिंग, यू नो। बिल्कुल। रुक्मिणी जी, आपकी आवाज, रुक्मिणी म्यूट। आप अभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, कुछ सवाल आए हैं दर्शकों से, मैं सोच रही थी उनको पूछ लेती हूँ। हिमांशु पांड्या ने पूछा है कि अमरीक सिंह स्पॉटर का चरित्र फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में एकदम द्रविंदर सिंह की याद दिलाता है। इस पे आपको क्या बोलना है? एक्चुअली देविंदर सिंह के बारे में भी मैंने लिखा है, जब मैंने पूरा वो पार्लियामेंट अटैक के जो लेख लिखे थे, वो सीरीज ऑफ लेक्स, इनमें सिमिलैरिटी है, लेकिन एक्चुअली अमरीक सिंह is inspired by somebody else. वो भी is also a real person, लेकिन देविंदर सिंह का जो कहानी है वो पता नहीं आपके दर्शकों को मालूम है कि नहीं, लेकिन जिस टाइम में अफजल गुरु जेल में थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था और पूरा डिटेल में, जैसे देविंदर सिंह ने उनको कस्टडी में लिया और टॉर्चर किया, और वो बहुत अभी इसमें मैं मतलब टाइम नहीं है बताने के लिए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं उस लेख में। और अभी आप समझो कि उनको मतलब इतने साल के बाद एक मिलिटेंट के साथ
पकड़ा गया था गाड़ी में, लेकिन चार्जशीट नहीं बनाया तो बेल मिल रहा है। तो इनका जो कनेक्शन होगा ये शैडो स्टेट से या ये डीप स्टेट से बहुत ही डीप है। जी, एक सवाल आया है बहुत इंटरेस्टिंग जगदीश चंद्र दास जी से। वो पूछते हैं, सत्ता के विरुद्ध माओवादियों का हथियार आधारित संघर्ष क्या सचमुच जनता का संघर्ष माना जा सकता है? अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनता का संघर्ष है, लेकिन मैं जगदीश जी से उल्टा सवाल पूछूंगी कि जब कोई गांव में रहते हैं जो 4 दिन का रास्ता है, मतलब पैदल रास्ता है रोड से, और वो गांव में पुलिस या सीआरपीएफ घेर के पूरा गांव को आग लगाते हैं। बहुत से केसेस है जहाँ पे औरतों ने का उनका बलात्कार हुआ है, उनके गाय वाय सब जला जाते हैं। तो गांव वालों को क्या करना चाहिए? मतलब धरना पे बैठना चाहिए, भूख हड़ताल करना चाहिए? वो तो भूखे हैं पहले से, क्या करना चाहिए? जाहिर है इसका जवाब आसान नहीं है। और ये मैं कभी नहीं किसी को बोलूंगी कि आपको हथियार उठाना चाहिए अगर मैंने नहीं उठाया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप उन गांव वालों से पूछो या उनको बताओ कि कैसे लड़ना चाहिए उनको। आप एक बात इसको लेकर आपने शायद पहले भी कही थी कि जो हमारे अहिंसक आंदोलन है उनके लिए एक दर्शक वर्ग चाहिए, एक बड़ा मतलब उनको आपको एक विजुअल इम्पैक्ट के लिए पूरा सिस्टम चाहिए, लोग चाहिए, टीवी चाहिए जिससे असर पैदा हो। तो उसके बिना शायद क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में जो आंदोलन है वो अहिंसक ही है। नर्मदा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लगातार। लेकिन क्या हुआ, विस्थापितों को क्या हुआ, सरकार ने जो कहा, या जमीन अधिग्रहण को लेकर जो इस देश में होता है, सारे आंदोलन इस देश में 99% आंदोलन तो अहिंसक ही हैं और उसमें किसी तरीके का हमें नजर नहीं आता है कि कोई सरकार की ओर से कोई स्थिति बने। लेकिन ऐसे में जब पूरी दुनिया इस समय संकट में है तो कुछ नए रास्तों की तलाश और बात हो रही है। आपने पिछले दिनों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है जो हम लोगों के सामने एक प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के रूप में आई है। जो पिछले दिनों ये हुआ कि भाई उसमें नोम चॉम्स्की भी हैं, आप भी हैं और भी लोग हैं, और स्वीडन में उसको लेकर कुछ बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। क्या एक जमाने में जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था और या सोशलिस्ट इंटरनेशनल था, उस तरह के जो संकल्प थे कि ये दुनिया इस तरह की होनी चाहिए, क्या सिर्फ प्रोग्रेसिव लोगों को जोड़कर हम कोई इस तरह का नया इको पैदा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल को ऐसा कोई एक्टिविस्ट ग्रुप नहीं मानती हूँ। मैं इसको ज्यादातर एक जगह जहाँ पे लोग अपना आइडिया डिस्कस कर सकते हैं, और एक तरह से मतलब जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ग्रुप्स है उनमें भी फिर वही प्रॉब्लम हो जाते हैं कि जो डिसीजन मेकर्स है कहीं है और जो लोकल लड़ रहे हैं कहीं दूर है, और वो दैट इज नॉट अ वेरी गुड चेन ऑफ पावर ना। लोगों को डिसएम्पावर कर लेते हैं अगर हम एक हैंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानते। लेकिन इफ यू थिंक ऑफ इट जस्ट एज अ प्लेस where people are exchanging ideas and trying to understand, क्योंकि सबको ऐसा नहीं है कि नोम चॉम्स्की को या मुझे या किसी को पूरा समझ है कि क्या करना चाहिए आगे। हम सब चर्चा करें, सब बात करें, सब समझने की कोशिश भी करें, क्योंकि मैं ये ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर सकती हूँ कि 2020 इज अ वाटरशेड ईयर। अभी आगे जो आने वाला है एक दूसरा, मतलब ये जो हमारे इंडिया के इंटरनल इलेक्शंस, कौन जीतेगा, बिहार में कौन जीतेगा, किसके पार्टी से कहाँ गए कोई, वो सब एक ही अपना जगह में है। लेकिन पूरा दुनिया चेंज हो रहा है अभी, बहुत बड़ा पैमाने में वो पूरा प्लेट्स हिल रहा है, और एक नया पावर
राइज कर रहा है, दैट इज चाइना। मतलब इसमें डायनासोर की तरह हम इंसानों को गायब होने का कोई खतरा तो नहीं है? हाँ नहीं, और ये जो पावर स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो ऐसा नहीं है कि सबको हमेशा पूरा समझ है, एटलीस्ट मुझे नहीं है। मैं देख रही हूँ, आजकल मैं बैठ के देख रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है। आप सोचते कि कोई छोटा जगह पैंगोंग सो या इधर उधर कुछ हो रहा है तो वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उसका रिपल्स है, और उसका इतिहास भी बड़ा है और उसका फ्यूचर आगे भी बहुत बड़ा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये एक पूरा सवाल हमारा लोकल पॉलिटिक्स के जो शोर है उसमें हम लूज कर सकते हैं उसको। जी रुक्मिणी जी, कोई सवाल आप बताएं। एक सवाल आया है निमिषा श्रीवास्तव से। वो पूछ रही हैं कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन द अनफेयर क्रैकडाउन ऑन एक्टिविस्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन? Well, I'm sure Nimisha knows my views because this is जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ था, लेकिन ये पूरा जो एक्टिविस्ट के ऊपर हमला था वो उसमें 1 मिनट का लॉकडाउन नहीं था। और अभी इस वक्त भीमा कोरेगांव से लेके दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो मैसेकर हुआ है, I mean, Northeast Delhi is the Bhima Koregaon of this place, you know, and between them, some of India's best activists, lawyers, teachers, journalists, intellectuals are in jail. और जेल में आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। तो आई एम रियली शॉक्ड कि अभी NHRC ने भी बोला है कि जामिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड टू द स्मैशिंग ऑफ देयर ओन लाइब्रेरी। जो लोग JNU में घुस के इतना मारपीट किया उनका कुछ, देयर इज नो अरेस्ट। जो लोग मतलब सबके सामने बोल रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो तो फ्री है। एक उनमें से मंत्री है और बाकी स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं और जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कभी लगता है कि इट्स अ क्राइम टू बी मर्डर्ड इन दिस कंट्री, एंड यू माइट गेट अरेस्टेड इफ यू आर मर्डर्ड और योर गोस्ट माइट गेट अरेस्टेड। जरूर। अभी वो चिट्ठी बड़ी हिला देने वाली है जो गौतम नौलखा के दोस्त ने लिखा है। वो चिट्ठी आई है, किस तरह से 35 लोगों को एक जेल में, एक सेल में रखा जा रहा है इस लॉकडाउन के समय। तो क्या हम ये मान लें कि अब जो भी कानून थे जिनसे NHRC की आपने बात की, क्या उसे लोग ओपनली हमला कर रहे हैं, जो लोग मतलब लोगों को सड़क पे पीट के मारा है, वो सब चल रहे हैं। और कोई साई बाबा है जो मतलब 90% डिसेबल्ड है, वो जेल में है। और सारे जो सुधा, शोमा, वीवी, वरवर राव who's 81 years old, रोना विल्सन, गौतम, गैडलिंग, महेश राउत, सब जेल में, सुधीर धावले। अरुंधति जी, अभी आप जो बात कर रही हैं और उसके लिए एक शब्द कहा जाता है कि बिना अनाउंसमेंट के इमरजेंसी है। आपको इमरजेंसी की भी याद ठीक ठाक है होगी, और आपने सब पढ़ा लिखा है और वो जो हुआ वो सबने देखा। और अभी जो स्थिति है, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, इमरजेंसी में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी पूरा ओपनली सिविल राइट्स को सस्पेंड किया और उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को भी पकड़ के जेल में डाला था, बहुत बड़े पैमाने में। यहाँ पे शुरू ऐसा हुआ कि आप गरीब लोगों को पकड़ रहे, दलित लोगों को, आदिवासी, ऐसा शुरू हुआ ना। बहुत सारे, मतलब कांग्रेस के जमाने में भी कितने लोगों को जेल में डाला गया, एंटी नेशनल UAPA कहते हैं ना। फिर यू नो यू केम अप टू विनायक सेन और ये सब। और आप ये
इमरजेंसी से बहुत ही ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे सारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स है, और एक तरह से मैं मानती हूँ कि अगर आपको ये ज़रूरत पड़ी कि मीडिया को सेंसर करो, इसका मतलब है आप मीडिया को ट्रस्ट नहीं करते। आजकल आपको सेंसर करने का ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद खुशी से झूठ फैला कुछ ज्यादा रहे ही हैं, खुशी आप से। बिल्कुल अमेरिका में हम देख रहे हैं कि मतलब जैसे अमेरिकन मीडिया है, वहां पर ट्रम्प रोज गाली देते हैं, फिर भी सवाल पूछे जाते हैं। पर हमारे यहाँ तो अब कम से कम जो जिन्हें हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें तो किसी भी तरह की कोई जुम्बिश हमें नजर नहीं आती मुझे है। नहीं ये लगता जो एक कि बहुत ही भयानक स्थिति है, मुझे इसके नहीं पीछे लगता कि क्या है आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि इतना शर्मनाक मीडिया कहीं भी दुनिया में होगा। मतलब इट इज सो शेमफुल, यू नो। और इसका इसका मतलब ये सारी जो चीजें हैं उसमें मिला हुआ है, लेकिन उनका जो कॉर्पोरेट कनेक्शन है, उनका जो जो अपर कास्ट लेटेंट हिंदुत्व, लेटेंट फैशिज्म जो है वो निकल आ रहा है, इसीलिए इसको सेंसर करने का जरूरत नहीं है। वो तो खुद उछल उछल के झूठ बोले। जैसे वो कहते थे ना, एक कहावत है अंग्रेजी में कि इट्स द जॉब ऑफ द मीडिया टू कंफर्ट द अफ्लिक्टेड एंड एफ्लिक्ट द कंफर्टेबल। यहाँ पे इट्स योर जॉब टू एफ्लिक्ट द अफ्लिक्टेड एंड कंफर्ट द कंफर्टेबल। अमेरिका में लेकिन जैसे अगर वहां भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और सारा कुछ है, अपने को लोकतंत्र वो कहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं। और इंस्टीट्यूशन चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, हमें मतलब इस तरह का जो धराशायी हो जाना, भारत में जिस तरह से 70 साल की प्रैक्टिस के बाद जिस तरह से सारी इंस्टीट्यूशंस, न सिर्फ मीडिया एडिटर्स गिल्ड हो, प्रेस काउंसिल हो, या इवन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फैसले आए हैं, सारी संस्थाओं का इस तरह से ध्वस्त हो जाना, ये सिर्फ किसी पार्टी के सत्ता में आ जाने भर से मुमकिन है, या हमारे अंदर एक अनजस्ट जो फीलिंग है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो भी है, और इसमें मेरे ख्याल में आरएसएस का जो ट्रेनिंग है और जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे अभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक एक पूरा क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ें आता है ना, एक स्टॉर्म, टू मेक अ परफेक्ट स्टॉर्म, हवा भी, टेम्परेचर भी, हिस्ट्री भी, सब कुछ एक 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 सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो अगर आप नाज़ी जर्मनी को स्टडी करेंगे, वो भी तो एक डेमोक्रेसी था ना। और जो जैसे शुरू हुआ था स्लोली 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 स्लोली, और कैसा, मतलब आज का जर्मनी को देखो और आप सोचो कि वो हाइल हिटलर, वो परेड, वो कंसंट्रेशन कैंप, जैसे मैं आउशविट्स गई थी, वो आउशविट्स जो कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ पे मतलब करोड़ों को जलाया गया था, और पास में एक शहर है, वहाँ पे लोग अपना बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, पियानो में ले रहे थे, और पास ही में इतना बड़ा एक कांड हो रहा है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक पूरा कंट्री कैन गेट इनटू दिस साइकोलॉजिकल साइकोसिस ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ है कि आप पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जो चीज़ें हम लोग आजकल टीवी में देखते हैं। मैं बस देख के दंग रह जाती हूँ कि ये, मतलब देयर इज नो रैशनल एक्सप्लेनेशन। जितना भी आप वाकई रैशनल कर सकते हैं, लेकिन देयर इज इट्स बियॉन्ड दैट। रुक्मिणी?
मैं लोगों के सवाल ले रही हूँ। एक दो सवाल हैं चीन पे। एक शुजोन दत्तो का है, जो टेलीग्राफ के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने पूछा है, व्हाट डू यू सस फ्रॉम द करंट फेस ऑफ एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हाउ डू यू सी दिस पैनिंग आउट। और वीरेंद्र यादव का सवाल है, गलवान वैली के तनाव, चीन की घुसपैठ को आप किस रूप से देखते हैं, समाधान क्या है। अच्छा, मैं उस जियोग्राफी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं बहुत जनरली बात करती हूँ कि जैसे लाइक आई सेड, जैसे मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि 1945 to 1990 was one phase of the Cold War. 1990 to 2020 was the neoliberal unipolar world. And 1920 onwards, what we are seeing is the beginning of another, I don't know whether it will be a Cold War or a cyber war or a what kind of war, but we are seeing, I think, the demise of America and the rise of China. और ये जो, इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई लोकल चीज नहीं है। जब कश्मीर का सेक्शन 370 एब्रोगेट हुआ था, तब होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने बोला कि अब हम अक्साई चिन को लेंगे, हम पीओके पर हमला करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान का वेदर रिपोर्ट लिखने लगे। और उन जगह में चाइना का बहुत डेवलपमेंट है, उनके रोड्स है, उनका सी पैक है, तो एक तरह से वो इमीडिएटली उन्होंने रिएक्ट किया, they said this is not acceptable। अब वो रिएक्शन का मतलब प्लानिंग है, ये वो अपना हाईवेज बचा रहे हैं, अपना बेल्ट एंड रोड बचा रहे हैं, अपना सी पैक बचा रहे, जो काशगर से लेके कोई पोर्ट तक जा रहा है, और ये सिग्नल कर रहे हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल, मतलब अगर आप हमें मतलब ये चीजें हमारा हम बचाएंगे। और ये इस जगह में फिर in the ocean there's another thing going on, you know, there's a lot of conflict in this area, which is the result of a rise of a new power. So तो आपको लगता है कि जो हमारा आंतरिक एक जिंगोइज्म हम लोगों ने फैलाया हुआ है, यहाँ पे एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया है, जो हमको लगता है कि अंदरूनी ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। हम जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो, दलित के खिलाफ हो, या पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन के खिलाफ हो, वो कहीं पे अब बाहर जा रहा है और उसका भी इम्पैक्ट है ये सब। एक्चुअली ये मुझे लगता है कि जो आज का सरकार है, उनका कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स से, और ज़रूर ये बातें बाहर जा रहे हैं। जैसे अगर आप बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को टर्माइट कहते रहेंगे, या आप नेपाल को ब्लॉकेड करेंगे, एक एक चीज़ को आप अपना मतलब अंदर इलेक्टोरल स्ट्रेंथ से आप थोड़ा सा, you know, you're swollen headed with your own local internal strength. But China doesn't care ना। जैसे ये जो इतना बड़ा खबर बना है यहाँ पे, चाइना में वो खबर ही नहीं देते, उनके लिए इतना बड़ा बात भी नहीं है, क्योंकि वो you know, they are thinking of themselves as a rising world power। और हमारा जैसे पहले हमें बताया गया कि you must globalize and all the economies are interlinked। जैसे कोई दवाई नहीं है इंडिया में जो रॉ मटेरियल चाइना से नहीं आता है, कोई फोन नहीं है। आप चाइनीज चीज़ों को बॉयकॉट करने का प्रोग्राम बनाते तो वो खुद चाइनीज प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, है ना। वो जो कभी चला ना कि China is making t-shirts saying boycott China। the interlinking of these economies has been created by global powers। अब आप बोल सकते आत्मनिर्भर हो नहीं सकता है ना। तो ये अभी आप छोटा सा जो नाव में अपना
तकरीर दे रहे थे, अभी बड़ा जहाज वहाज आके खड़े हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बिहार में जीतेगा या कौन यहाँ पे क्या करेगा। वो अब एक पूरा बड़ा जियोपॉलिटिकल मैटर बन गया है। और जैसे आप मतलब अगर प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई नहीं घुसा है ना घुसेगा, या जो कुछ भी उन्होंने बोला है, इमीडिएटली चाइना ने बोला हाँ सही बोल रहे हैं। 2 घंटे में बोला कि यस वी वेलकम द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। मतलब बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ careful things going on, a lot of major international diplomacy, और यहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस। लेकिन हम सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे जनरल्स जो पुराने जो पहले आर्मी में थे वो कह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारी जो फिंगर 8 तक हम जाते थे और अब हम फिंगर 4 के आगे नहीं जा सकते हैं। गलवान वैली के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में सब कुछ तो सामने है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के जो जिंगोइज्म उन्होंने फैलाया या उनके ट्रोल्स ने फैलाया, क्या आज वो एक भस्मासुर बन गया है उनके लिए, जो उन पर भारी पड़ रहा है? अपना ही जैसे अपना ही जाल में फंसा है ना, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब पब्लिसिटी, अपना मिलिट्री ताकत, अपना एयरफोर्स, अपना ये बालाकोट वगैरह, सर्जिकल स्ट्राइक, बॉलीवुड मूवी, जो आप असली में नहीं जीत सकते वो तो बॉलीवुड जिताएंगे आपको, जिस वॉर्स में नहीं जीत सकते वो। तो अब वो सारा जो पब्लिसिटी है, जो वो सारा जो प्रोपेगेंडा है, वो एक तरह से अभी कंफ्यूज हो गया। तो क्या होगा आगे हमें पता नहीं है, लेकिन अपना ही जाल में एक तरह से फंसा है। लेकिन वो जैसे अगर आप टीवी चैनल्स को देखो तो इसीलिए तो मैं मतलब एक तरह से ये पुराने जो रिटायर्ड जनरल्स और कर्नल सब सैटेलाइट मैप दिखा रहे थे और टीवी चैनल बोलते हैं दिस इज द मैसिव विन फॉर इंडिया। मतलब हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी पता नहीं लोग क्या समझ रहे कि एक ये सारा तो अभी एक तरह से इलेक्शन के लिए जीतने के लिए, लेकिन उससे बाहर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीत लो। तो अरुंधति जी, फिर आपके हिसाब से जो इसके प्रचार से हैं पीड़ित लोग, जो उसको सही मानते हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि भाई लोगों के अंदर गुस्सा भी नहीं होता, लोग मान भी लेते हैं, तो क्या लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम क्या एक नए किस्म का रिनेसा, लोगों के बीच जाना, उनको उनके अंदर रेशनैलिटी और इक्वालिटी को लेकर भाव जगाना, ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स एक बड़ा एजेंडा नहीं होना चाहिए देश में? एक जैसे बियॉन्ड इलेक्शंस, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, सॉरी नॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स बट बियॉन्ड इलेक्शन, सॉरी बियॉन्ड इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन में अब ऑपोजिशन भी बिखरा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं है, ट्विटर में लड़ाइयाँ होते हैं पर जमीन पे कुछ नहीं है ना। और लेकिन ये भी कभी हम सोचते कि लोगों को अपना लड़ाइयाँ खुद लड़ना पड़ेगा ना, लोगों को एहसास होना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका नौकरी गया है, अगर आप भूखा है, अगर आपके पास जमीन नहीं है, दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर गुस्सा नहीं है तो कौन आके पैदा कर सकता है वो गुस्सा? लेकिन ये तो भगवान ने तय किया है ना, पिछले जन्म के कर्म हैं, तो इस वजह से नहीं है ना। तो अब सवाल है कि वो खुश है कि हमने पिछले जन्म में गड़बड़ की है, इस वजह से हमारी नौकरी जा रही है, इसलिए हम परेशान हैं, अगले जन्म में शायद हम ठीक कर लेंगे। तो ये जो पूरा एक मेंटल ब्लॉक है या जो मेंटल मेकअप है, इस पर चोट करना, एक जैसा आपने कहा कि पॉलिटिक्स नहीं, बियॉन्ड इलेक्शन एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो
ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन ये भी फिर हम ऊपर से कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन लोगों को अपने बीच में सोच के अपने आप को, there should be leaders coming up from the bottom ना, ये सोच के कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है ना। लेकिन एक साइकोलॉजिकल गेम जिसमें आप, जैसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, और ये पूरा एक पैटर्न है ना कि आप रात को आके पूरा चीज एक मिनट में बदल दो, डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, और ये खेल बन गया और लोग मान भी रहे, तो फिर क्यों नहीं खेला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि हमने काफी बात की है। रुक्मिणी जी, आप कुछ सवाल अगर हो, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि अरुंधति, आप ये जो दलित आंदोलन होते रहते हैं हमारे यहाँ, अभी चंद्रशेखर भी आए हैं, जिग्नेश भी आए हैं, तो आप इनको कैसे देखती हैं? इनका क्या इम्पोर्टेंस देखती हैं आप? नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल में ये जो समझ है, आई थॉट इट वाज, मुझे बहुत अच्छा लगा जब चंद्रशेखर आया था पूरा CAA NRC के बीच में और कहा कि ये हमारा लड़ाई है, क्योंकि बहुत लोगों ने सोचा कि ये मुसलमान का सवाल है, लेकिन जैसे मैं असम गई थी और वहाँ मैंने देखा, और आपको मालूम ही होगा कि जो NRC का लिस्ट आया उसमें मुसलमान कम थे, बाकी जो दलित और लोग, हाँ, हिंदू या जो मेरे ख्याल में ज्यादातर वो लोग दलित थे। और यही होगा यहाँ पे भी, क्योंकि आदिवासी पट्टी में दलित लोगों के बीच में, गरीब लोगों के बीच में कागजात नहीं होंगे। तो चंद्रशेखर जब आया था और उन्होंने बोला कि ये हमारा लड़ाई है, ये सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आप स्ट्रक्चरली देखो कि OBC जो अपर कास्ट OBC को यूज करते हैं दलित को दबाने, लेकिन जब OBC मतलब जागृत हो जाएंगे, जब ज्योतिबा फुले के पढ़ेंगे और समझ जाए कि हमें किया जा रहा है, दलित, OBC, मुस्लिम्स आर दी ओप्रेस्ड, यू नो, और फिर उनमें एक कैपिटलिज्म का अंडरस्टैंडिंग भी पैदा होना होगा, क्योंकि जब तक आप क्लास और कास्ट नहीं समझेंगे तब तक कोई ऑपोजिशन या रेवोल्यूशन नहीं हो सकता है देश में। तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो डिविजिवनेस और इनफाइटिंग है, जैसे सब में है, लेफ्ट में है, राइट में है, राइट में कम है एक्चुअली, राइट बड़ा आराम से वो एक चालकानुवर्तित, वहाँ एक शब्द है राइट में, RSS के चीफ को कहते हैं एक चालकानुवर्तित, इसलिए वहाँ वो ऊपर से अपने अगले के लिए पर्ची में नाम लिख देते हैं कि अगले कौन होंगे, तो कोई डिबेट वहाँ सवाल ही नहीं है, और इसलिए एक देवता वहाँ चाहिए। रुक्मिणी जी, कोई और सवाल? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लेफ्ट और दलित मूवमेंट में या दलित पॉलिटिक्स में एक अजीब सा, हमारे यहाँ सैडली एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, कश्मकश बना रहता है, उस पर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं जो दलित मूवमेंट को नहीं, मैं ये ठीक से समझ पाती हूँ, क्योंकि जब मैंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी पहले बहुत गुस्सा था, क्योंकि उस समय में कास्ट के बारे में लिखना और एक लेफ्टिस्ट को क्रिटिक करना एक मतलब सिन जैसा था ना, एक मतलब बहुत बड़ा पाप। लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो समझ आ रहा है कि जब तक लेफ्ट कास्ट को नहीं समझेंगे, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत पुराना है, दांगे और अंबेडकर के टाइम में से, तो इस एक बहुत बड़ा घाव है। और मुझे लगता है कि जिग्नेश जैसे लोग ये समझते हैं, लेकिन मुझे वैसे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि unless you understand Brahminism,
and capitalism. There's no hope. बिल्कुल, और यही अंबेडकर ने कहा भी है कि हमारे दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणिज्म है और दूसरा कैपिटलिज्म, और इसको शायद सभी पक्षों को समझना होगा। रुक्मिणी जी, कोई और मैं क्या, अब हमने 45 मिनट कहा था और हम 1.5 घंटे की ओर चले गए। हमने 1.5 घंटा ले लिया। तो इतनी हिमाकत तो हमें पहले से पता था कि हम करेंगे ही, इतनी बदमाशी हम जरूर करेंगे, इतना हमें अपने बारे में पता था। क्या अब हम खत्म करने की ओर बढ़े रुक्मिणी जी? जी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, हम नहीं ले पाएंगे। हाँ, और मेरा ख्याल है कि हमने जितनी बात की है, और हमें पता है कि कभी हम फिर जब कोशिश करेंगे, अगर सवाल बहुत से हो गए तो फिर हम एक बार फिर पकड़ेंगे। वैसे भी इस लॉकडाउन में कोई कहीं जा नहीं सकता और लॉकडाउन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। बहरहाल, आप सब जो इससे जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, उससे हम एंड करेंगे इस प्रोग्राम का, जो एरिश फ्रीड की है और मंगलेश डबराल जी ने उसका अनुवाद किया है हिंदी में। ये कविता ऑस्ट्रिया के थे और उन्होंने बहुत हिटलर की जो पूरी अत्याचार है उससे वो गुजरे, इंग्लैंड गए, वहां उन्हें शरण मिली थी। उनकी ये कविता है, आप सुन लीजिए, आपको लगेगा शायद कि आप भी उसी से गुजर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, ये हो रहा है, ये हो चुका है, और ये हो रहा है, और ये फिर से होगा, अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं होता। मासूम कुछ नहीं जानते क्योंकि वे बहुत मासूम हैं, और अपराधी कुछ नहीं जानते क्योंकि वे बहुत अपराधी हैं। गरीब कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बहुत गरीब हैं, और अमीर कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बहुत अमीर हैं। और इसके बाद वो लिखते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, अपराधी कुछ नहीं जानते क्योंकि वो बहुत अपराधी हैं। गरीब कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बहुत गरीब हैं, और अमीर कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बहुत अमीर हैं। बेवकूफ और चालाक अपने कंधे उचकाते हैं क्योंकि वे बहुत चालाक हैं। जवानों को कोई परवाह नहीं क्योंकि वो बहुत जवान हैं, और बूढ़ों को कोई परवाह नहीं क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं। यही वजह है कि इसे रोकने के लिए कुछ नहीं होता, और यही वजह है कि ये हुआ है, और ये हो रहा है, और ये फिर से होगा, और ये फिर से होगा। ऐसा ना हो, इसलिए खूबसूरत पोएम है, कविता है, और खूबसूरत अनुवाद भी। जी बिल्कुल। और ये हमें, हम जो अपराधी नहीं हैं, हम जो बेवकूफ नहीं हैं, हम जो चालाक नहीं हैं, हम जो बहुत बूढ़े भी नहीं हैं, हम बहुत जवान भी नहीं हैं, हम अगर कुछ हैं तो वो इंसान हैं, और इंसान होकर हम कुछ करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और शायद हो भी गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुंधति जी, आपका तो क्या शुक्रिया कहें, बहुत 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 शुक्रिया। और रुक्मिणी हमारे साथ हमने उसमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। विदा दीजिए, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। Healthcare for everybody, food, basic income, shelter and education for everybody on this planet. What we've done to our societies, to our planet, greed that we call happiness, this horrifying injustice that we call business as usual. Is anybody listening?